स्टेट। रूट और नागेश चलते चलते पथरीली पहाड़ियों के पास पहुंच चुके थे। नागलोक इस समय अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन दोनों नागेश और रूट को अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा था। आखिर कहाँ है तुम्हारा ये सीक्रेट बेस? इन्हीं पहाड़ियों के बीच में। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें पहाड़ की चट्टानों के बीच एक हल्की सी रोशनी नजर आई, जिसे देखते ही नागेश खुश हो गया। वो रहा, वो है मेरा अड्डा, जहाँ से हम नागलोक का एक नया भविष्य तय करेंगे। आओ दोस्त। कुछ ही देर में रूट और नागेश एक गुफा के अंदर घुस चुके थे। जब मैंने रेजिस्टेंस की सोची तो मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो छुपी हुई हो और जहां घुसने और निकलने के अनेक रास्ते हों। इस गुफा में ऐसा है? हाँ, ये बस एक गुफा नहीं है। इन पहाड़ियों के अंदर बहुत सी गुफाएं हैं। मैंने और मेरे नागों ने मिलकर उन्हें आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ सुरंगों का एक जाल है, जिसमें कोई अनजान इंसान अगर घुसेगा तो पक्का खो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर कभी तक्षक के सैनिकों या जासूसों की नजर में हमारा ठिकाना आए तो वो इन सुरंगों में कभी भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए तुम मेरे पीछे ही रहना, वरना कहीं तुम भी भटक ना जाओ। रूट चुपचाप न सिर्फ नागेश की बातें सुन रहा था, बल्कि उसकी नजरें अच्छे से उन सुरंगों के नेटवर्क को स्कैन कर रही थी। आगे से राइट मुड़ना है, संभल कर। आगे गुफा की दीवारें थोड़ी नुकीली हैं। मैं ध्यान रखूंगा। चलते चलते दोनों एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गए, जहां करीब 3 दर्जन नाग योद्धा बैठकर अपने अपने हथियारों में धार दे रहे थे। नागेश को देखते ही वो सब एक साथ खड़े हो गए। महामहिम नागेश की जय! नागेश ने अपने दोनों हाथों से उन सब को बैठने का इशारा किया और सब अपने अपने काम में वापस लग गए। उधर रूट अब तक उन सब की गिनती कर चुका था। ये तो बस 34 है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास एक आर्मी है। हाँ, यही है मेरी आर्मी। तुम नंबर्स पर मत जाओ, ये सब एक से बढ़कर एक योद्धा है। और तक्षक के महल में कितने नाग सोल्जर्स होंगे? कुछ 400-500। क्यों? कुछ नहीं, ये सोच रहा हूँ कि 35 वर्सेस 500 की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। सीधी फाइट में तो जीतना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे कि हम किसी तरह महल के अंदर घुस जाएं। ठीक है, तो चलो बैठ के कुछ प्लान करते हैं। रूट और नागेश अपनी योजना बना रहे थे। उधर गोतांग फॉरेस्ट में ओमकार के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खुल चुका था, कंकाल धाम का रहस्य। लेकिन आपको कैसे पता कि वो इस कंकाल धाम के लिए ही आए हैं? क्या पता वो बस अपने आने जाने के लिए सड़क बना रहे हों। ओमकार के उस डाउट का जवाब बिजली ने दिया, जो काफी देर से चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। वो पहले भी आए थे, मगर तब वो बस 5 अंग्रेजों की एक टुकड़ी थी। वो जंगल में भटक रहे थे, मगर मुझे भी पहले यही लगा कि शायद वो गलती से यहाँ आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में उतरते गए, उनके हाव भाव और हरकतों से ये साफ हो गया कि वो कुछ ढूंढ रहे थे। और फिर वो यहीं इसी जगह आकर रुक गए। इसी जगह? यानी जहाँ हम खड़े हैं? हाँ, और फिर उन्होंने इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। तब मैंने उन पर हमला किया, क्योंकि यहाँ आने का उनका मकसद साफ था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो भाग गए। और फिर बिजली ने इसकी सूचना मुझे दी। मुझे तभी शक हो गया था कि वो दोबारा आएंगे, और ये कि इस सब के पीछे किसी शैतानी ताकत का हाथ है। लेकिन हमें कंकाल धाम की रक्षा करनी है। अगर उन्होंने इसका द्वार खोल लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा है और वो अंग्रेज इसी कंकाल धाम तक पहुंचने के लिए सड़क बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनको सड़क पूरा करने से रोकते हैं। ओमकार की आवाज में जोश भरा हुआ था, लेकिन उस वृद्ध साधु ने उसे जल्दी ही एहसास करा दिया कि उसका जोश कितना गलत है। मूर्खों जैसी बात मत करो ओमकार। पहली बात तो ये कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है
और दूसरी बात ये कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि वो शैतानी ताकत कौन सी है जो इस सब के पीछे है। ये भी हो सकता है कि जिन्हें हम अंग्रेज सैनिक समझ रहे हों वो कोई और या कुछ और हो। किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले शत्रुबोध होना आवश्यक होता है। महाराज, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम 3 हैं और वो 100 से ज्यादा। सीधी लड़ाई में तो हम वैसे भी नहीं जीत पाएंगे, तो क्यों ना हम छुपकर वार करें और उनको यहाँ तक आने से ही रोक दें। तुम्हें क्या लगता है वो दोबारा प्रयास नहीं करेंगे? तुम कितनी बार उनके काम को रोक पाओगे? आज नहीं तो कल सड़क बन ही जाएगी। इसीलिए इसको रोकने का एक ही रास्ता है। और वो क्या? तुम्हें और बिजली को इस कंकाल धाम के अंदर जाना होगा। क्या? हाँ ओमकार, यही एक रास्ता है। इससे पहले कि वो यहाँ तक आ जाएं, तुम दोनों को अंदर जाना होगा। और अंदर जाकर हम करेंगे क्या? वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। समय कम है, मैं द्वार खोल रहा हूँ। तुम तैयार हो बिजली? हाँ गुरुदेव। ओमकार? ओमकार के चेहरे पर अभी भी संशय साफ दिखाई दे रहा था। वो आगे बढ़ा और उस वृद्ध साधु के बिल्कुल पास आ गया। मुझे नहीं पता आप कौन हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि इस कंकाल धाम के अंदर मुझे क्या मिलेगा, पर मुझे इतना पता है कि किसी आम इंसान या साधु को ये नहीं पता हो सकता है कि मैं नंदी पुत्र हूँ। आपका मुझे उस नाम से बुलाना ये साबित करता है कि आप कोई दिव्य शक्ति हैं। इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। ओमकार ने झुककर उस वृद्ध साधु के पैर छू लिए। ये देखकर वृद्ध साधु की आंखें नम हो गई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर पहले की तरह हल्की मुस्कान खेलने लगी। उन्होंने ओमकार के दोनों कंधे पकड़कर उसे ऊपर उठाया। ब्रह्मांड के भविष्य का निर्णय तुम्हारे निर्णय पर टिका हुआ है ओमकार। आगे बढ़ो और अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दो। ओमकार की आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ साथ थोड़ी आशंका भी दिख रही थी। आखिर वो एक ऐसे आयाम में जाने वाला था जिसके अस्तित्व के बारे में उसे कुछ देर पहले पता भी नहीं था। उधर वो वृद्ध साधु पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। उन्होंने बिजली की ओर देखा और आंखों से इशारा किया। अगले ही पल बिजली ने एक चाकू उनकी ओर उछाल फेंका। साधु ने उस चाकू को लपक लिया और अगले ही पल अपने दूसरे हाथ की हथेली को काट लिया। और फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और एक चट्टान के ऊपर अपने हाथ बढ़ाए। उनकी हथेली से खून की एक धार उस चट्टान पर गिरी और अगले ही पल पहाड़ में हल्की कंपन होने लगी। वो चट्टान चमक रही थी और उस चट्टान में एक द्वार खुल रहा था। जाओ ओमकार, बिजली, आगे बढ़ो। ओमकार और बिजली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दोनों उस द्वार से अंदर चले गए। और जैसे ही दोनों अंदर गए, द्वार बंद हो गया। जंगल एक बार फिर शांत हो चुका था और उस पहाड़ी के पास रह गया था बस वो वृद्ध साधु। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, नारायण नारायण। वो शब्द सुनते ही उस वृद्ध साधु के चेहरे पर एक हंसी आ गई। वो उस आवाज की तरफ पलटा। प्रणाम ऋषिराज। प्रणाम भार्गव, कैसे हैं आप? आपके समक्ष हूँ ऋषिराज, कहिए कैसे आना हुआ? तो ओमकार को आपने कंकाल धाम भेज ही दिया। वो तो उसके प्रारब्ध में लिखा है, मैं तो बस माध्यम हूँ। किंतु ऋषिराज, क्या नंदी महाराज को पता है? हाँ, धन्य है वो जो सत्य जानते हुए भी। नंदी को यही सत्य भी पता है कि आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है। काल और कलयुग को रोकने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़ सकते हैं और हम सबको वो बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा, आपको और मुझे भी। समस्या ये है कि कलयुग के प्रभाव में हम खुलकर लड़ भी नहीं सकते हैं और साथ ही साथ कलयुग का अंधेरा हमारी दिव्य दृष्टि को भी कमजोर करता है। किंतु मुझे विश्वास है कि अंत में जीत सत्य की ही होगी। ऐसा ही हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा ऋषिराज, उसकी कोई खबर? हाँ, वो तिलिस्म से बाहर आ चुका है। ये तो अच्छा समाचार है, परंतु अब वो कहाँ है? झांसी। ड्रैकुला के झांसी पहुंचने की सूचना सबको मिल चुकी थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो इस समय किस हालात में था। रात हो चुकी थी और ड्रैकुला भूख से परेशान। ड्रैकुला इस समय झांसी के किले के सबसे ऊंची दीवार पर बैठा हुआ था।
उसकी आंखें पूरे किले को देख रही थी, उसके कान और आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। आज की रात मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरी ब्लड लस्ट एक्सट्रीम पर पहुंच रही है, बट आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं किसी इनोसेंट का खून नहीं पीऊंगा, और साथ ही साथ मुझे ये भी पता करना है कि यहाँ चल क्या रहा है। ड्रैकुला अपने आप से लड़ रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। कब तक अपने आप को धोखा दोगे तुम? सच को स्वीकार लो व्लाद, सच को स्वीकार लो। ये क्या था? ड्रैकुला को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी उनवावा की आवाज सुनी है। वो चारों तरफ देखने लगा कि तभी उसे एक साया दिखाई दिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था।